Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together with Priyashi. तो जी आज हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी नहीं लेकर के, बल्कि आज की जो स्टोरी होने वाली है ना, ये धुकुर धुकुर स्टोरी की भी ना माँ होने वाली है। मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एंड आज हम लोग ना कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। हॉरर स्टोरीज तो हमने आपको काफी सुना दी है, पर अब हमने क्या डिसाइड किया है कि थोड़ा हॉरर जोन से बाहर निकले एंड थ्रिलर जोन में प्रवेश करें। वैसे भी हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे थे कि दीदी हॉरर तो हो गया, थोड़ा ना थ्रिल ट्राई करो, थोड़ा सस्पेंस वाली स्टोरीज बताओ, रियल लाइफ बेस्ड। तो हमने सोचा कि आइडिया तो सही है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो रियल लाइफ थ्रिलर स्टोरीज होती है ये हॉरर से भी काफी ज्यादा डरावनी होती है। हॉरर स्टोरीज मरने के बाद के जीवन के बारे में होती है, लेकिन जीते जी अगर कहीं हॉरर स्टोरी जैसा फील करना है ना, तो आप सही जगह पर आए हो। आज की स्टोरी सुनने के बाद 110% आपका कलेजा धुकुर धुकुर करने वाला है। और आज की कहानी सुनाने से पहले ना हम लोग आपको छोटी सी डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि आज की जो कहानी है ना वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है और इसका वास्तविकता से 100% मतलब कि 110% संबंध है। जब भी हम लोग हॉरर स्टोरी सुनाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि दीदी इन चीजों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें ना केवल मन का वहम होती है। पर भाइयों और बहनों, आज की जो स्टोरी है और इसमें जितनी डरावनी डरावनी घटनाएं है ना, जो कि आपका दिल दहला ले, हम जैसे नॉर्मल इंसान इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस कहानी को सुनने के बाद क्या बोलोगे, इस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और आज की जो कहानी होने वाली है ना, वो हमारे ही पड़ोस मुल्क यानी कि पाकिस्तान की है। और इसे हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, ये पिछले साल यानी कि 2021 की जुलाई महीने की बात है। तो दीदी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों में भी बहुत ज्यादा सस्पेंस बन गया होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको सीट की पेटी बांध लेनी है, कानों में ईयरफोन्स डाल के लाइट्स को ऑफ कर लेना है, क्योंकि डर तो इसमें भी लगेगा ही। तो देखिए, जब भी हम इंसानों को बुरा लगता है या हमारा कोई करीबी हमें धोखा देता है, तब क्या होता है, इंसान 3 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इंसान 3 टाइप के होते हैं। पहले जो कुछ नहीं बोलते हैं, सोचते हैं कि जाने दो, रहने दो, कौन इस लफड़े में पड़ने वाला है, उस इंसान से बस दूरी बरत लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, लेकिन अपनी गुस्से को निकालने के लिए वो रोते हैं, बहुत बिलखते हैं और रोते 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 अपने दिल को हल्का कर लेते हैं। एंड तीसरे वो इंसान होते हैं ना जो सबक सिखाते हैं, अपने बदले को लेने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है, इसमें जो मेन पात्र है, मुख्य किरदार है ना, वो यही तीसरे टाइप के इंसान के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह एक औरत बदला लेने के लिए एक हैवानियत के हद तक गई थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग ठहरो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि उन 3 टाइप में से ना आप कौन से टाइप वाले हो। तो आज की कहानी में ना हम लोग कोई भी झूठा नामकरण नहीं करने वाले हैं। आज की कहानी के जितने भी किरदार है उनका असली नाम आप लोगों को बताएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं आएगा ना, तो आप जाके गूगल भी कर लेना। तो इसमें मेन 3 लोग हैं। एक औरत जिसका नाम है यास्मीन, और उसका पति जिसका नाम है अफगान खान, और उस पति का दोस्त जो कि इस पूरे कहानी में एक मेन रोल निभाया है, जिसका नाम है गुलिस्तान। तो ये जो कहानी है ना, ये शुरू होती है 2017 के आसपास से। अफगान खान जो कि मूल रूप से पाकिस्तान के नहीं बल्कि अफगानिस्तान के रहने वाले हैं ना, वो आ जाते हैं 2017 में पाकिस्तान काम धंधे के चक्कर में। उस वक्त या में भी अभी भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाना या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने में ना ज्यादा सुरक्षा कड़ाई नहीं होती है। वहां के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो माइग्रेट करना काफी ज्यादा इजी रहता है। तो अफगान खान जब पाकिस्तान आते हैं ना, तो वहां पर उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बनता है जिसका की नाम रहता है गुलिस्तान। समय के साथ इन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है एंड दोस्ती से बढ़ करके इनके बीच एक रिश्ता बनता है, भाइयों का रिश्ता। इसी बीच 2017 में ही अफगान की जिंदगी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने कदम रखा, जिसका की नाम रहता है यास्मीन। दोनों बहुत कम समय में ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं एंड 2017 में ही परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है।
शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीत रही थी एंड शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही उनको एक प्यारी सी बेटी भी होती है। और इसी बीच ना अफगान की पेशावर में एक बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी और उनकी जो आमदनी थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। पर पता नहीं किसी रीजन से ना अफगान ने पाकिस्तान में अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। मे बी वो किसी दूसरे देश के थे या पता नहीं, जो भी रीजन होगा, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनकी जमा पूंजी होती थी, जितने भी उनके सेविंग्स होते थे ना, उन्होंने अपने मुंह बोले भाई गुलिस्तान को वो सारे पैसे दे दिए और गुलिस्तान से कहा कि भाई ये सारे पैसे तू रख, जब भी मुझे जरूरत होगी ना मैं तुझसे पैसे ले लिया करूंगा। गुलिस्तान ने भी बोला कि हाँ भाई तू टेंशन मत ले, तेरे सारे पैसे ना मेरे साथ सुरक्षित हैं। यहाँ अफगान काफी मेहनत करता रहा, जितने भी सेविंग्स होते थे सब गुलिस्तान को देता रहा क्योंकि उसको अपने दोस्त पर काफी ज्यादा भरोसा था। लेकिन ना बड़े बुजुर्ग ने सही कहा है कि पैसा ना बड़ी कमीनी चीज है, अच्छे अच्छे रिश्तों में ना खटास ला देता है। इतने सारे पैसे देखकर, इतनी बड़ी रकम देख करके ना गुलिस्तान की जो नीयत थी वो अब खराब होने लगी थी। वो कहीं ना कहीं इस फिराक में रहता था ना कि किस तरह वो अफगान के सारे पैसों को हड़प ले। लेकिन इतने पैसों को हड़पना भी तो कोई मामूली बात नहीं ना थी। इसी बीच एक दिन क्या होता है कि अफगान का फोन जाता है गुलिस्तान के पास और वहां पर अफगान गुलिस्तान को क्या बोलता है कि भाई मुझे ना अभी अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, तो मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तू पैसों को तैयार रखना। तो यहाँ पर गुलिस्तान पूछता है कि अचानक से क्या हो गया, तुझे इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई। तो अफगान क्या बोलता है कि मेरे कारोबार में थोड़ा घाटा हो रहा है, जिस रीजन से मुझे पैसे चाहिए। आजकल ना मेरी तबियत भी ठीक नहीं रह रही है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है और मुझे कुछ भी खाना पच नहीं रहा है, तो मुझे डॉक्टर को जाकर भी दिखाना है। गुलिस्तान बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरे घर आ, उसके बाद हम लोग आपस में अच्छे से बात करते हैं। अगले दिन अफगान जब गुलिस्तान के घर जाता है पैसे मांगने के लिए, तो वहां पर गुलिस्तान उसको बोलता है ना कि देख भाई अभी तो मेरे पास इतने ज्यादा रकम नहीं है, तो टेंशन मत ले, मेरे को 3-4 दिनों का समय दे, मैं सारे पैसे दे दूंगा। एंड जहां तक बात तेरी तबियत खराब की ना, तू एक काम कर, तू मेरे को सारे सिम्टम बता, मैं जाकर एक फिजिशियन के पास से तेरे लिए दवाई लेता आऊंगा। जैसा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो अफगान खान थे ना वो गुलिस्तान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, तो उन्होंने गुलिस्तान को सारे सिम्टम बताए। बताने के बाद वो अपने घर चले गए एंड अगले दिन दोनों एक नदी के किनारे मिलते हैं दोपहर के समय। जब वो दोनों नदी के किनारे मिलते हैं ना, तो वहां पर गुलिस्तान के हाथ में 2 इंजेक्शन रहते हैं, कुछ दवाइयां रहती है। गुलिस्तान ने अफगान खान को बताया कि डॉक्टर ने तेरे लिए ये दवाइयां दी है, इन दवाइयों को सुबह शाम खाना, 2 इंजेक्शन दिए हैं, तो चल मैं तुझे इंजेक्शन लगा देता हूँ। यहाँ पर अफगान खान ने बोला कि तू इंजेक्शन कैसे लगाएगा, तेरे को आती है क्या इंजेक्शन लगाने। तो गुलिस्तान ने बोला कि हाँ भाई मेरे को इंजेक्शन अच्छे से लगाना आता है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पाकिस्तान वगैरह में आतंकी हमले होते रहते हैं, कभी कभी क्या होता है हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ता है, तो मैंने ये सारी चीजों की ट्रेनिंग ली हुई है। ऐसा कहते हुए गुलिस्तान ने क्या किया, इंजेक्शन की पैकेट फाड़ी, इंजेक्शन को फिल किया एंड अफगान को वो इंजेक्शन लगा दिया और उन्होंने अफगान से कहा कि एक काम कर, तू अब अपने घर चले जा, दूसरी इंजेक्शन तू शाम में ले लेना एंड घर जाकर चुपचाप से सो जाना, तभी ये इंजेक्शन काम करेगी। अफगान खान अपने घर चले जाते हैं। अब अफगान खान घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ना उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, उनका दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि उस दर्द को बर्दाश्त कर पाना भी अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दर्द को बर्दाश्त करते करते अफगान खान वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हड़बड़ी में जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अफगान खान अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद अफगान खान की बॉडी को अस्पताल से घर ले जाया जाता है, फिर उन्हें दफना दिया जाता है। अब जब सब दफना के घर आते हैं तो उसके बाद जो यास्मीन की हालत होती है ना, सच में वो पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि इतने कम उम्र में उसने अपने शौहर को खोया, साथ में एक छोटी मासूम बच्ची भी थी, तो आप हालत समझ ही सकते हो। लेकिन फिर भी ना यास्मीन को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरे पति की ऐसी अचानक मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि अफगान के पेट में जो दर्द हो रहा था ना वो बस 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ था, और वो भी कोई भारी बीमारी नहीं थी जिसके कारण एक मौत हो सके। अभी यास्मीन ये सब चीज तो सोच ही रही थी और सारे बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच उसकी नजर वो इंजेक्शन पे पड़ती है जो अफगान खान अपने घर लेके आया था, और यास्मीन को ये बोला था कि सुनो यास्मीन, हम सो रहे हैं, 6 बजे शाम को मेरे को उठा देना, मेरे को ये इंजेक्शन लगाना। अब इसके बाद यास्मीन क्या करती है ना, फटाफट से वो इंजेक्शन लेती है और किसी आसपास के डॉक्टर के पास जाती है जो कि मेडिकल शॉप में बैठते हैं कि जरा देखिए तो आखिर ये इंजेक्शन कौन सी है।
तो डॉक्टर भी बोलते हैं ये तो नॉर्मल पेन किलर वाली इंजेक्शन है, मतलब ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी की मौत तो नहीं हो सकती। फिर यास्मीन सोचती है कि जब ये इंजेक्शन से कुछ नहीं हो सकता तो आखिर क्या चीज है जिसके कारण मेरे पति की जान चली गई। फिर उसे थोड़े देर बाद क्या याद आता है ना कि दोपहर में गुलिस्तान ने भी मेरे पति को एक इंजेक्शन लगाई थी जिसका जिक्र अफगान ने घर आकर किया था। अब यहाँ पर यास्मीन ना कहीं गुलिस्तान की तरफ शक करने लगती है। इसके बाद यास्मीन क्या करती है, तुरंत से घर आती है और घर आने के बाद उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ लेती है जो कि गुलिस्तान ने अफगान को दिए थे कि ये सारी दवाइयाँ हैं, तुम्हें टाइम से खानी है। इसके बाद यास्मीन क्या सोचती है कि इस पुर्जी को लेके हम उसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि आखिर तुमने मेरे शौहर के लिए क्या क्या दवाइयाँ लिखी थी जिसके कारण उनके बॉडी में ऐसे साइड इफेक्ट हो गए और उनकी मौत हो गई। पर वो जैसे ही उस डॉक्टर का पता लगाने की कोशिश करती है, उस नाम का डॉक्टर तो पाकिस्तान में था ही नहीं, मतलब ये एक फेक प्रिस्क्रिप्शन था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं यास्मीन का जो शक था ना वो सच में बदल रहा था और कहीं ना कहीं सारी चीजें गुलिस्तान की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन फिर भी यास्मीन के पास कोई पक्का सबूत तो था नहीं। और उस एरिया में भी ना जहाँ यास्मीन रहती थी, इनायत गली, वहाँ पर 4 साल पहले तक कोई भी पुलिस स्टेशन था नहीं और यास्मीन को ना ये सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो एक साधारण लड़की थी। अब यहाँ तक तो यास्मीन को ये पता चल गया था कि मेरे पति की मौत में कहीं ना कहीं गुलिस्तान का हाथ है, लेकिन फिर भी इस चीज को 100% कंफर्म अभी तक कोई भी कर नहीं पाया था। और यास्मीन को ये चीज खाई जा रही थी कि हमको कैसे भी करके पता करना है कि गुलिस्तान ने ही मेरे पति को मारा है, पर आखिर क्यों। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यास्मीन एक प्लान बनाती है और आप लोगों को बता देते हैं अफगान जितने भी सेविंग्स करते थे अपने इनकम से, उसके बारे में गुलिस्तान को तो सब कुछ पता ही था, लेकिन साथ ही साथ अफगान ने ना अपनी पत्नी को भी हर कुछ बता के रखा था कि हम गुलिस्तान को कितने पैसे दे रहे हैं और उसके पास मेरे क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ये चीज का पता गुलिस्तान को बिल्कुल भी नहीं था कि अफगान अपनी पत्नी को सारी चीजें बता के रखा है। तो यहाँ पर यास्मीन क्या चाल चलती है, वो ना गुलिस्तान को फोन करती है और बोलती है कि सुनिए ना, अब तो मेरी अकेले बेटी पड़ी हुई है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसकी शादी ब्याह भी करनी है, हम भी यहाँ से शिफ्ट कर जा रहे हैं क्योंकि मेरे पति के बिना ना मेरे को यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। तो एक काम करिए, मेरे पति के जितने भी पैसे आपके पास थे ना वो मेरे को दे दीजिए, मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब ये चीज सुन के ना गुलिस्तान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो क्या बोलता है कि भाभी नहीं, मेरे पास ऐसे कोई पैसे नहीं है, मरने से पहले अफगान ने ना मेरे से सारे पैसे ले लिए थे। ये चीज सुन के ना अब यास्मीन 100% कंफर्म हो गई थी कि मेरे पति का हत्यारा यही गुलिस्तान है। लेकिन अब ना यास्मीन के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था क्योंकि उसके पति ने गुलिस्तान को अपने सगे भाई से भी बढ़कर माना था, उस पे इतना भरोसा किया था और उसके बदले अफगान को क्या मिला, धोखा। अब यहाँ पर ना यास्मीन चुप बैठने वालों में से नहीं थी, वो अपने मन में ठान ली थी कि हम अपने पति के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दे के रहेंगे। लेकिन कैसे, क्योंकि वो अकेली औरत आखिर क्या करे। अब गुलिस्तान को सजा देने के लिए ना यास्मीन तरह तरह के प्लान्स बनाने लगी, लेकिन ना वो खुद प्लान बनाती और खुद उसको ड्रॉप कर देती। और यही चीज करते करते ना यास्मीन को टोटल 6 महीने बीत गए थे। कभी वो सोचती कि हम गुलिस्तान के घर में डकैती डलवा देते हैं, फिर वो सोचती कि नहीं एक काम करते हैं, किसी को हायर करते हैं और इसे बीच रास्ते में मरवा देते हैं। कभी सोचती कि इसको किडनैप करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ना ये सारे प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी और प्लान को ड्रॉप करते जा रही थी। हजारों प्लान्स बनाने के बाद, उनको ड्रॉप करने के बाद अब यास्मीन ना एक फाइनल नतीजे पर पहुंचती है। वो क्या करती है ना, गुलिस्तान को एक पैगाम भिजवाती है। पैगाम मतलब कि मैसेज भिजवाती है। और उस मैसेज में पता है क्या था, उस मैसेज में यास्मीन ने गुलिस्तान से कहा था कि अब मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं है और वो आपके बहुत ज्यादा करीब थे, वो आपको आपके भाई जैसा मतलब कि फैमिली जैसा समझते थे, तो आप क्या करो ना, मेरे से शादी कर लो, क्योंकि अब मेरा भी इस पूरे दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मेरी छोटी सी बेटी है, उसको भी बाप का नाम मिल जाएगा। पर यहाँ पर गुलिस्तान ने ना उसके इस पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर
कि देखो मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा, पर से मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है और मेरी बीवी ना इन सारी चीजों के खिलाफ है, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। यास्मीन कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहती है एंड गुलिस्तान उसके पैगाम को रिजेक्ट करता रहता है। अब यास्मीन ना थक चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलिस्तान को शादी के लिए मनाए भी तो कैसे मनाए। इतने दिनों में ना यास्मीन ने गुलिस्तान को काफी अच्छे से एनालाइज कर लिया था एंड एनालाइज करते करते वो ये तो अच्छे से जान गई थी कि गुलिस्तान एक नंबर का लालची इंसान है। दुनिया की भले कोई भी ताकत गुलिस्तान को कोई काम नहीं करवा सकती है, पर पैसे देखने के बाद ना गुलिस्तान की जो लंबी लंबी लार टपकती है ना, उसका क्या ही कहना। यास्मीन क्या करती है, गुलिस्तान के पास जाती है और गुलिस्तान के पास जाकर के बोलती है कि आपके दोस्त जाते जाते ना मेरे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं, अगर आप मेरे से शादी करोगे तो हम आपके लिए घर बनवा देंगे, आपके लिए गाड़ी खरीद देंगे। यहाँ पर गुलिस्तान क्या सोचता है ना कि ये तो काफी अच्छा ऑफर है, मतलब पहली बीवी को छोड़ेगा तो दूसरी बीवी भी मिल जाएगी, बीवी के साथ साथ बच्चा भी मिलेगा, उसके अलावा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा। गुलिस्तान ने क्या सोचा कि अफगान ने उसके पास तो पैसे जमा किए ही थे, मे बी उसने अपनी पत्नी को भी काफी पैसे दे करके रखे हो, इसलिए वो क्या करता है, आओ देखता है ना ताओ फट से शादी के लिए हाँ कर देता है और अपनी पहली बीवी को छोड़ देता है। यहाँ पर उसकी पहली बीवी के जो घर वाले थे ना, गुलिस्तान पर काफी ज्यादा दबाव भी डालते हैं, उसकी पहली बीवी भी बहुत दबाव डालती है, पर पैसे की ताकत के आगे आपको लगता है क्या कि कोई और ताकत असर करने वाली है? गुलिस्तान यास्मीन के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद ना गुलिस्तान को अपना पुराना वाला घर छोड़ना पड़ता है एंड वो क्या करता है, शादी करने के बाद यास्मीन और उसकी बेटी को लेकर के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। 2 महीने एक रिश्तेदार के पास रहता था, उसके बाद किसी और रिश्तेदार के पास चला जाता था, 2 महीने वहां रहता था, फिर किसी और रिश्तेदार के पास चला जाता था। इस बीच अब यास्मीन को मौका ही नहीं मिल रहा था ना कि वो गुलिस्तान से बदला ले भी तो कैसे ले, क्योंकि 24 घंटे वो लोग रिश्तेदारों से घिरे रहते थे। इस बीच क्या होता था, गुलिस्तान की जो पहली बीवी थे उसके घर से भाई वगैरह आकर के गुलिस्तान को धमकाया भी करते थे। तो यास्मीन ने एक दिन मौका देखकर गुलिस्तान से क्या कहा कि सुनिए ना, क्या है ना कि हम लोग ऐसे कब तक अपने रिश्तेदारों के घर में घूमते रहेंगे, आखिर अपना भी तो घर होना चाहिए ना। ऊपर से आपकी पहली बीवी के जितने भी भाई वगैरह आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ना बहुत बेइज्जती फील होती है, तो आप क्या करो ना कि किराए में एक घर ले लो, हम लोग उसी में मैनेज कर लेंगे। गुलिस्तान भी सोचता है कि यास्मीन का कहना सही ही है। वो लोग क्या करते हैं, इनायत कली नाम के जगह पर जहाँ की यास्मीन और अफगान खान पहले रहा करते थे, सेम उसी लोकेलिटी में 3000 महीने के भाड़े पर एक घर किराए में लेते हैं। उस घर को किराए में लेने के बाद अब यास्मीन काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा टाइम था गुलिस्तान से अपना बदला लेने के लिए। पर अब वो सोच रही थी कि बदला कैसे लिया जाए। पहले वो क्या सोचती है कि जब ये सोया रहेगा ना तो इसका गला घोट देंगे, पर गला कैसे घोटेगी, अगर वो जाग जाएगा तो वो यास्मीन का ही गला घोट देगा। फिर यास्मीन सोचती है ना कि इसको जहर दे देते हैं, पर जहर वाला प्लान भी ना अपीलिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर पड़ोस वाले ना गुलिस्तान को टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच सकता था एंड इसमें ना यास्मीन के पकड़े जाने का भी चांस था और यास्मीन को ऐसा कोई काम नहीं करना था जिसमें कि वो पकड़ी जाए, क्योंकि उसके बाद उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। फिर बहुत दिमाग लगाने के बाद यास्मीन के दिमाग में एक और प्लान आता है, तो वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करती है ना, गुलिस्तान के पास जाती है एंड उसको बोलती है कि हम लोग ना एक पिस्तौल घर में रख लेते हैं, उससे क्या होगा ना कि सेफ्टी रहेगी, क्योंकि क्या होता है हम लोग जिस एरिया में है वहां पर काफी ज्यादा लूटपाट चोरी डकैती होते रहती है एंड दूसरी बात क्या है ना कि आपकी जो पहली पत्नी है उसके भाई आकर भी धमकी देते रहते हैं, तो फिर अगर कभी वो लोग आपकी गैर मौजूदगी में घर आते हैं, मुझे और मेरी बेटी को धमकी देते हैं, तो मेरे लिए खुद की सुरक्षा करने के लिए आखिर एक पिस्तौल तो होगा। तो गुलिस्तान बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद गुलिस्तान 2-3 दिनों के अंदर ही 13,000 रुपए में एक पिस्तल मतलब कि गन खरीद करके लाता है और क्या बोलता है कि जाओ उसको बक्से में रख दो। यास्मीन बोलती है अरे मेरे को चलाना तो सिखा दीजिए, पता चला कि चोर डकैत आए, आप घर में रहोगे नहीं तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। उसके बाद गुलिस्तान उसको पिस्तौल चलाना भी सिखाता है। दीदी इसका मतलब समझो कि जिसको मारना है उससे ही वो हथियार मंगवा रही है और उसी के हाथों सीख भी रही है। इसको कहते हैं औरत की ताकत।
अगर औरत अपने पर आ जाए ना तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद ना यास्मीन गुलिस्तान से ही बंदूक में गोली डालना, ट्रिगर दबाना सब कुछ सीखती है। बंदूक चलाना सिखाने के बाद गुलिस्तान बोलता है कि देखो इसे खेलो मत, ये खेलने वाली चीज नहीं है, इसको जा करके संदूक में रख दो और जब कभी जरूरत पड़े तभी निकालना, अदरवाइज इसको मत निकालना। यास्मीन जाकर के उसको चुपचाप से बक्से में पैक करके रख देती है। अब ना यास्मीन उस मौके की तलाश में थी कि कैसे उसको मौका मिले और वो इस पिस्तौल का यूज गुलिस्तान के ऊपर कर सके। अगले दिन क्या होता है, गुलिस्तान आता है काम से और काम से आने के बाद वो काफी ज्यादा थका हारा रहता है। वो यास्मीन से खाना मांगता है और खाना खाने के बाद वो सो जाता है। उस रात ना यास्मीन का कलेजा मानो धुकुर धुकुर कर रहा था, क्योंकि वो रात यास्मीन के लिए बदले की रात थी। उस रात यास्मीन रात के 1 से 1:30 बजे तक वेट करती है कि गुलिस्तान गहरी नींद में सोए और वो ना 6 की 6 गोली गुलिस्तान के सीने में दाग दे। 1:30 बजे के करीब ना यास्मीन को गुलिस्तान के खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। अब यास्मीन सोचती है कि ये सही वक्त है इस पर गोली चलाने की। यास्मीन चुपचाप से अपने कमरे में जाती है, बक्से में से पिस्तौल निकालती है और वो पिस्तौल को सीधे गुलिस्तान के सर पर तान देती है। इस वक्त ना यास्मीन का कलेजा इतनी तेज धुकुर धुकुर कर रहा था ना, पर वो अपने अंदर गुस्से को दबाई हुई थी, उसका खून खौल रहा था। यास्मीन ने देर नहीं किया और उसने तुरंत से ट्रिगर को दबा दिया। जैसे ही यास्मीन ने ट्रिगर दबाया ना, गोली ही नहीं चली। फुचुक, बस आवाज आई, गोली नहीं चली। यास्मीन डर गई, डर के मारे वो तुरंत वहां से भागी और एक कोने में जाकर के दुबक गई और दुबकने के बाद वो गुलिस्तान को देख रही थी कि कहीं इसकी नींद तो नहीं खुल गई, क्योंकि अगर वहां गुलिस्तान का नींद खुलता ना तो यास्मीन का कहानी खत्म था। उसने देखा कि नहीं, कोई हलचल नहीं हुई है, वो अभी तक सो रहा है। उसके बाद यास्मीन ने चुपचाप से बंदूक खोला, देखा कि उसमें गोलियां है कि नहीं है। गोलियां तो अभी भी 6 की 6 थी, पर पता नहीं बंदूक क्यों नहीं चली। यास्मीन ने फिर से उसको एडजस्ट किया और वापस से फिर गुलिस्तान के पास जाती है। मानना पड़ेगा कि उस औरत में कितनी ज्यादा हिम्मत थी। यास्मीन वापस से गुलिस्तान के पास जाती है और वापस से बंदूक को उसके सिर के सामने, उसके खोपड़ी के पास लगा देती है। यहाँ पर यास्मीन ने आंखों को बंद किया, गहरी सांस ली और ट्रिगर को दबा दिया। ट्रिगर दबते ही जोरदार आवाज आती है और गोली चल जाती है। गुलिस्तान की खोपड़ी उड़ जाती है। फिर भी यास्मीन ना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो दोबारा क्या करती है, बंदूक को उसके सीने पर रखती है, दूसरी गोली चलाती है और यहाँ पर गुलिस्तान का काम खत्म। अब यहाँ पर तो गुलिस्तान का काम तमाम हो चुका था, लेकिन यास्मीन गुलिस्तान के पास ही बैठ के चुपचाप से उसे घूरे जा रही थी और घूरते घूरते कब सुबह हो गई किसी को पता भी नहीं चला। अब यास्मीन क्या करती है ना, चुपचाप से वो जो बंदूक था उसको उसी बक्से में रख देती है और दरवाजा खोल के चिल्लाकर एक्टिंग करने लगती है और रोते रोते बोलती है, डाकू वाकू आ गया था और मेरे पति को गोली से मार दिया। अब यहाँ पर जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तब देखते हैं कि गुलिस्तान की लाश खून से पूरी तरह से सनी हुई है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस छानबीन करना स्टार्ट करती है यास्मीन के घर की, तब उन्हें उसी बक्से से वो बंदूक मिलती है और जब बंदूक मिलती है तब गुलिस्तान के सीने की गोली को उस बंदूक से मिलाया जाता है तो दोनों मैच कर जाती है। अब यहाँ पर शक सीधे यास्मीन की ओर जाता है। अब यहाँ पर जब पुलिस यास्मीन से पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो पुलिस को ना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। यास्मीन ना खुद ही सारा चीज बता देती है कि कैसे कैसे इसने मेरे शौहर को मारा और इसके बाद मैंने इतना वेट किया इससे बदला लेने का और अब मेरा बदला पूरा हो गया और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। अब यहाँ पर ये सुन के सारे लोग हक्के बक्के हो गए थे कि आखिर एक नॉर्मल सी साधारण लड़की ऐसी भयंकर हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी यास्मीन के चेहरे पे ना एक भी सिकंज नहीं दिख रहा था गुलिस्तान की हत्या करने का। अब इसके बाद यास्मीन का पूरी तरह से बयान लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है और वो अभी भी जेल में ही है। लेकिन यहाँ पर ना कई लोग यास्मीन के साथ थे और खासकर वहाँ की महिलाएं कि अगर उनके शौहर पर बात आ गई तो वो किस हद तक जा सकती है। बहुत लोग तो इस चीज का प्रोटेस्ट भी किए
लेकिन फिर भी ये ना बीच का मामला था 50-50% का। अब नहीं पता, गुस्से में आक्रोश में इंसान ना बहुत सारी ऐसे गलत डिसीजंस ले लेता है, लेकिन फिर भी इस मौत के लिए यास्मीन ने 3 साल वेट किया। और उस 3 साल में ऐसा नहीं कि उसने गुलिस्तान के साथ बस शादी की होगी, मतलब फिजिकल भी हुई होगी। वो कितना सारा त्याग की एक बस अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए, वो सफर तो बहुत की होगी। अब आप इसी से सोच लो कि उस औरत में कितना गुस्सा भरा होगा। 3 साल गुस्से को कलेक्ट करके रखना, तो उसका इतना बड़ा रिजल्ट तो आना ही था। तो आप लोग बताना कि आपको इस स्टोरी सुनने के बाद क्या लगता है, यास्मीन ने सही किया या गलत किया। और ये भी बताना कि हमने जो ये नया कुछ ट्राई किया है ये आपको कैसा लगता है। अगर आपको हमारा ये ट्राई अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग इस सीरीज में और भी ऐसी वीडियोस लाना चाहेंगे। और रानी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।